कव्वाली अद्भुत है और अब तक की सर्वश्रेष्ठ कव्वाली मानी जाती है। ये दो तीन कारण भी हैं। एक तो आप देखिए कि ये शायद दुनिया की बहुत चुनिंदा रचनाओं में से होगी जिसमें कि कृष्ण भी आते हैं, क्राइस्ट भी आते हैं, अल्लाह भी आते हैं। तो ये अपने आप में एक तो ये कव्वाली हमारे भारतीय गंगा जमनी तहजीब की एक सबसे बड़ी विरासत है। अब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, और ये उसकी सबसे बड़ी द्योतक भी है। लेकिन इसके पीछे दो तीन चीजें हैं कि आप देखिए कि राजकुमार संतोषी के जो फादर थे, प्रियल संतोषी, उनकी ये फिल्म थी, वो ये डायरेक्ट कर रहे थे। सभी का एक सहयोग है। एक आजकल जो कहानियां बनती हैं उनमें एक विजन की कमी है। यहाँ पे फिल्म स्टार, कथानक लिखने वाला, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर यानी साहिर साहब, रोशन, फिर उसके बाद सारे गाने वाले, उनका सबका एक तारतम्य है कि हम इतना अच्छा करें काम कि और उसमें कोई किसी तरीके की कमतर नहीं मान रहा अपने को। मन्ना डे ने एक बार कहा था हम लोगों से कि जब रफी साहब की 5:30 पौने 6 मिनट के बाद जब एंट्री होती है, पहले ना तो कारवां की तलाश है और उसके बाद इश्क इश्क शुरू होता है। वहां पे उनकी एंट्री के टाइम पे जब वो आलाप लेते हैं रफी साहब, उस टाइम उनका कहना था कि, और उसके बाद जब रफी साहब ने अपने बोल करे तो वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइन तक भूल गया था। तो वो कहने लगे कि मेरी सारी तमाम शास्त्रीय संगीत की जो अपनी काबिलियत थी वो रफी साहब के सामने कमतर पड़ती थी, क्योंकि जब रफी सामने होते थे तो कुछ अद्भुत होता। वो एक दैविक शक्ति से गाते थे और इसीलिए जब वो गाने लगे तो वो कहने लगे कि मैं अपनी लाइनें भूल गया, और अगर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि उस समय से अगर कुछ भी किसी एक जने से गलती होती थी तो दोबारा शुरू करना पड़ता था, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको एक साथ सबको गाना पड़ता था एक संरचना में। तो उनको वहां से शीशे के उस तरफ से रोशन साहब ने हाथ का इशारा किया और वो अपनी गाने लगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब गा भी रहा था और उसके बाद जब रफी साहब की अगली लाइनें आई और मैं रफी साहब की तरफ देख रहा था तो रफी साहब की आंखों में एक अजीब से नमी थी, और वो नमी मुझे बताती है कि वो आदमी कितना अपने परमात्मा से, ईश्वर से, खुदा से, दुनिया से, प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ था। और इसीलिए उनकी आवाज में जो पाकीज़गी थी, वो पाकीज़गी आज तक किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर हमको दिखती नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे फीमेल या मेल आपके सिंगर्स हैं दुनिया भर के, लेकिन आप देखेंगे कि वो पाकीज़गी, वो भाव अभिव्यक्ति जो है कि बिल्कुल शब्द का जो अर्थ है उसको वो जिस तरीके से आपके हृदय में कान के द्वारा उतार देते हैं एक तस्वीर की तरीके से, वो, और अगर मन्ना डे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो मैं समझता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता किसी के लिए। और तीसरी चीज ये है कि क्योंकि सबको मालूम था कि ये रात को तब रिकॉर्ड होगी जब ट्रेनें बंद हो जाती थी, 1 से 4 के बीच में बंबई में ट्रेनें बंद हो जाया करती थी। दिन में लोगों ने प्रैक्टिस करी, उसके बाद वहीं उन लोगों ने आराम किया, वहीं उन लोगों ने खाना खाया। ये डेडिकेशन है, और कई दिन तक उन लोगों ने पहले उसकी प्रैक्टिस करी, तब जाके ये जो एक रवानगी आती है, जो एक आवाज का और सबका एक जो कहते हैं कि मिश्री घोली सभी लोगों ने, तो शब्द, संगीत और सोच सब कुछ एक साथ मिलके उसने वो प्रभाव कायम किया कि आज तक हम उसको सब लोग सुनते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं और बार बार सुनते हैं। ये चीजें आजकल मिसिंग है। तो डेडिकेशन नहीं है, कहानी नहीं है, आपके जो इसकी पिक्चराइजेशन भी है पीएल संतोषी जी की, वो भी आप देखिए कितनी अद्भुत है। वो जो कव्वाल पहले शुरू करता है, वो कभी कभी लोग बात गलत फहमी में होते हैं कि शायद मन्ना डे जी खुद गा रहे हैं, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना और जो उसका फेस है वो काफी कुछ मन्ना डे जी के मिलता था। कई लोगों को ये भ्रांति थी बहुत सालों तक। लेकिन आप देखिए उसके साथ जो उसका एक दूसरा कव्वाल है, जो सपोर्टिंग कव्वाल है, वो भी जब बीच में छोटा सा है नाटक अध्याय,
वो जब गाता है, ये सब चीजें जब शूट की गई तो आप देखिए संतोषी जी ने कितना धैर्य रखा होगा, कितना संतोष रखा होगा, कितने कितने रिटेक हुए होंगे। इसी तरीके से बीच में वो जो शकीला है वो रोती हैं और उधर आप इंटरकट करते हैं, मधुबाला का घर है, वहां वो रेडियो पे सुन रहे हैं, कैसे भारत भूषण उठते हैं, उनको बुरा लगता है कि ये हारने लगी है, वो उठ के जाते हैं, वो जो म्यूजिक का इंटरलूड बजता है और उसके बाद वो जिस तरीके से आलाप लेके रफी साहब का वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि कितनी बारीकी से रोशन ने, साहिर ने और डायरेक्टर ने इसके बारे में सोचा और उसको उसी तरीके से फिर गायकों ने, गायिकाओं ने उसको परिवर्तित किया और बाद में उसको उसी तरीके से अभिनव जो तरीके से, अनूठे तरीके से उन्होंने उसको शूट किया। एक एक एक्टर ने उसको बिल्कुल अपने परवान चढ़ाया और लिप सिंक किया। आज ये वाली डेडिकेशन लोग करना नहीं चाहते। मज़हब इश्क की हर रस्म पड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार। हमारे अजमेर में भी जो गायक की होती है, बड़े बड़े कव्वाल आते हैं। पहले हम यहाँ पे अजीज नाजा, शकीला बानो भोपाली, शंकर शंभू को सुनते थे, फिर बाद में हमने साबरी ब्रदर्स को सुना और भी पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े कव्वाल आते। आज भी वहां पे बहुत अच्छी कव्वालियां होती है, लेकिन फिल्मों में वो संगीतकार नहीं रहे, वो गायक नहीं रहे, वो कथानक नहीं रहे और उस तरीके की अदायगी करने वाले एक्टर्स नहीं रहे, तो उस तरीके का मैदान पैदा ही नहीं होता। उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है, इश्क इश्क ना पूछे, इश्क ना पूछे। भारत भूषण भी मतलब एक बहुत पढ़े लिखे और संगीत में बहुत अच्छी उनकी रुचि भी थी। तो जब वो गाते हैं, चाहे वो किसी भी क्लासिकल भी गाना गा रहे हैं, कोई जैसे कि अभी सुभाष जी ने बोला कि आजकल लिपसिंग भी लोग नहीं ठीक तरह से कर पाते हैं, तो ये भारत भूषण को आप किसी भी, चाहे कव्वाली में देख लीजिए या किसी शास्त्रीय फिल्मों में, बैजू बावरा में और बसंत बहार जैसी फिल्मों में गाना गाया है, ऐसा लगेगा कि जैसे बाकी पक्का गवैया गाना गा रहा, क्योंकि ये लोग खुद पढ़े लिखे लोग थे। मतलब इनकी बेटी से बात हुई थी, अपराजिता से, पूना में रहती है वो, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो एक आशीर्वाद जो उनका घर था भारत भूषण का, जो बाद में राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना तक भी पहुंचा वो मकान, तो वो आशीर्वाद में जी राजेंद्र कुमार के पास भी और राजेश खन्ना के पास भी था मकान, वो बाद में पहुंचा जब वो बिक गया इनका। तो ये जो इनके पास करीब 5,000 किताबों की लाइब्रेरी थी भारत भूषण के पास। तो वो इतने पढ़ने लिखने वाले लोग थे, इतनी अच्छी जो साहित्यिक फिल्में, शायरी से जुड़ी हुई या संगीत से जुड़ी हुई इतनी बढ़िया फिल्में वो दे पाए। मतलब इसमें भारत भूषण ने तो खुद ही अपने पैसे लगाया था, बरसात की रात में भी, बसंत बहार में भी, और बहुत पैसा कमाया। और बाद की जो फिल्में उनके भाई ने बना के जी आर चंद्रा ने, वो उसमें बर्बाद भी हुए। पर उन्होंने अपना जो एक था कि एक कलाकार का कि भाई मुझे एक अच्छी से अच्छी फिल्म देनी है, तो वो एक पहले के कलाकारों में दिखता था कि वो बाकायदा अध्ययन करते थे कि अगर वो, और इसी वजह से था भी कि इनको मिर्जा गालिब जैसी पिक्चरों में भी इनको लिया गया को। ये जो उस वक्त जो कलाकार थे, मतलब जब आप देखें ना, ये जो आलम है जो अपोजिशन में जो गायक गा रहा है, और तो उसकी भी लिप्सिंग देखिए और उसका जो पर्सनालिटी है, वो लगता है कि कव्वाली गा रहा है। और फिर जब दोनों मिलते हैं तो बाकी लगता है कि मुन्ना डे ने रफी साहब की महानता को स्वीकार करते हुए गले मिल रहे हैं। मतलब एक ऐसा सीन दिखाया जाता है। और एक ही जो गाने हैं, अगर वो गाने में लाइन आ रही है कि जब जब निकली राधा सज के, तो उसमें बाकायदा वो बैकग्राउंड में बाकी मधुबाला को दिखाया गया कि वो अपने घर को छोड़ करके उस स्थान पे आ जाती है जहां पर कव्वाली हो रही है। तो वो पिक्चराइजेशन भी, ऐसा नहीं कि कव्वाली हो रही, उसका पिक्चराइजेशन भी इतना खूबसूरत होता था कि वो एक ही वर्ड था, उसका भी मतलब सामने निकलता चला है। ये आजकल की जो फिल्में हैं उनमें इन चीजों का जो पहले लोग बड़ी गहराई से थोड़ा सा ध्यान रखते थे कि गाने के बोल अच्छे हो, संगीत अच्छा हो, गाने वाले अच्छे हों और उसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हो, ये चीजों का अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हिंदी सिनेमा की जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कव्वाली जिसको माना गया, बरसात की रात की 1960 में आई थी फिल्म,
उस वक्त तो मेरी उम्र मुश्किल से 5 साल थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर में रहता था छतरपुर में। तो वहाँ फिल्म एक बार रिलीज होने के बाद 5 साल बाद फिर से आ जाती थी। तो फिल्म 65-66 में फिर से आई और तब मैंने इसको फिल्म उस वक्त देखा। इस फिल्म में आप जानते हैं सभी बड़े बड़े कलाकार थे, भारत भूषण है, मधुबाला है, केएम सिंह, रत्ना, श्यामा, सभी बड़े बड़े कलाकार थे इस फिल्म। तो इस फिल्म में की जो कव्वाली थी, सबसे बड़ी कव्वाली पूरी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कव्वाली है ये, जो 12 मिनट की बनाई गई थी। इस 12 मिनट की कव्वाली में जो शुरुआत होती है बालम से होती है। बालम और जो रत्ना और श्यामा हैं, उन दोनों के बीच पहले चलता है। इस कव्वाली की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसमें 4-5 बड़े जो कलाकार थे उस जमाने के, जैसे कि रफी साहब, मन्ना डे, एस.डी. बातस, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, ऐसे 5 बड़े गायकों को इस्तेमाल किया गया। और एक कव्वाली जैसे शुरू होती है, 5 मिनट तो आपस में एक दूसरे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन इस कव्वाली का जो असली मजा है वो आता है 5 मिनट के बाद, जब इसमें एंट्री होती है रफी साहब की। ऐशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार। वहां से इस कव्वाली का उरोज शुरू होता है और इस कव्वाली पर धीरे धीरे करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती चली जाती है जिसमें कि हम देखते हैं कि इश्क का इससे सुंदर वर्णन किसी भी ना तो फिल्म के गाने में किया गया है और ना किसी कव्वाली में। शायद ये अकेली कव्वाली जिसमें एक शब्द का इतनी बार इस्तेमाल किया गया। इस एक करीब मैंने गिना था यहाँ तक 86 बार इसका इस्तेमाल हुआ इस गाने में। और इस कव्वाली की रिकॉर्डिंग के लिए बहुत एहतियात बरते गए। तो रोशन साहब थे, उन्होंने कव्वाली की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो। इसको महालक्ष्मी में जो फेमस स्टूडियो था, उन्होंने लोकल ट्रेन की आवाज आती थी वहां से, तो उन्होंने इसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो रात को 12 बजे रखी कि हम रात को 12 बजे के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। सारे जितने भी साजिंदे थे जो आते थे वहां से, और जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे, करीब करीब सब मिला करके 80 लोग के आसपास थे उसमें, साजिंदे और गायक गायिका और कलाकार सब मिलाकर। इन सब लोगों को सब लोग आ तो गए थे 10 बजे ही, लेकिन इसमें 12 बजे से पहले रिकॉर्डिंग शुरू होनी नहीं थी, क्योंकि 12 बजे के बाद सन्नाटा हो सकता था, क्योंकि लोकल ट्रेन वगैरह सब रुक जाती थी 12 बजे। तो रोशन साहब ने स्टूडियो को पूरी रात के लिए बुक किया था कि 12 से 6 बजे तक हम इसमें रिकॉर्डिंग हो सकती, क्योंकि बड़ी कव्वाली है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बहरहाल इस कव्वाली की जो रिकॉर्डिंग थी वो 3 बजे के आसपास खत्म। अब ये था कि ठीक है, वो रिकॉर्डिंग खत्म हुई, रोशन साहब भी चले गए। लोगों ने खुद महसूस किया, गाने वालों लोगों ने, जो सहगल थे वो मिस्टर मन्ना डे थे और आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, रफी साहब, इन सब लोगों ने देखा कि ये कव्वाली तो बाकी लाजवाब बनी है और इस वक्त 3 बजे का टाइम है, लोग कैसे अपने अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि रोशन साहब के पास तो कार थी, वो कार से निकल गए। तो मन्ना डे से उन्होंने सबने रिक्वेस्ट करी, जो भी साजिंद देते कि हम इतनी रात को 3 बजे कहाँ जाएंगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस कव्वाली को हम सुबह तक सब मिलकर गाते, क्योंकि ऐसी कव्वाली शायद फिर कभी बनेगी नहीं। तो एक कव्वाली को फिर सब लोगों ने मिलकर के इस कव्वाली को 6 बजे तक गाया। और आप सभी जानते हैं कि ये फिर अपने कव्वाली के इतिहास की बाकी इससे बड़ी कव्वाली कोई बनी भी नहीं। और इसमें ये भी नहीं कोई सोचा गया, जैसे मैंने बीच में एक कव्वाली खत्म हो गई, तो एक बार मेरी मन्ना डे से मुलाकात हुई बेंगलोर में, तो मैंने उनसे सवाल पूछा भी है। पहले तो सवाल पूछा तो मुझे पता नहीं था कि कितने लोग इसमें साजिंदे थे, कितने सब लोग थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, 80 के पास लोग थे और इसमें 86 बार इसका शब्द आया। उनसे मैंने एक सवाल जरूर पूछा था उस वक्त कि आप रफी साहब से तो कम से कम बड़े गायक, मैं इसलिए मानता हूं कि आप शास्त्रीय रूप से रफी साहब से बड़े गायक हैं, तो जितना, और उसके बाद भी आपने इस कव्वाली में अपनी हार कैसे स्वीकार करने के लिए आप एक्सेप्ट कैसे कर लिया आपने कि तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था मुझे कि उस वक्त हार जीत इतना बड़ा इशू नहीं था हम लोगों के लिए। हम लोग का इशू ये था कि संगीत अच्छे से अच्छा बने, और इसके लिए जो फिल्म थी बसंत बहार में, खेत के गुलाब, हाँ बसंत बहार में खेत के गुलाब जो ही चंपा हवेली वाला गाने थे, उसमें भीमसेन जोशी जैसा गायक ने
उसने हार स्वीकार की है। तो उसमें ऐसा नहीं था कि और तो एक और भी गीत याद आ रहा मुझे, बैजू बाबरा में पुलस्कर से आमिर खान जैसे गायक हार जाते हैं। तो वो ऐसी कोई, तो ने बताया कि हमारे सामने ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि ये हार जीत का सवाल नहीं था। हम लोग को ये था कि भाई किसी तरीके से भी संगीतकार का जो कल्पना है उसको हम लोग सब मिलकर के साकार करें। हार जीत वाला कोई ऐसा हमारे सामने इश्यू नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस कव्वाली में तो अभी तक मुझे जो लगा है कि हिंदी सिनेमा में इससे अच्छी कव्वाली फिलहाल तो कोई नहीं बनी। कारवां की तलाश है ना तो कारवां की।